जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जो भी वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था हुमायूँ के बारे में। जब दोस्तों हुमायूँ 1555 में दोस्तों जब सरहिंद का युद्ध जीतता है, दोस्तों 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतता है, जिसमें दोस्तों सिकंदर शाह सूरी को हराता है। सिकंदर शाह सूरी को बहुत बुरी तरीक़ा से दोस्तों हुमायूँ हराता है। इसी युद्ध के सरहिंद के युद्ध के बाद ही दोस्तों हुमायूँ अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इसके बाद दोस्तों 1556 में दोस्तों हुमायूँ की मृत्यु हो जाती है, जो कि दोस्तों इसके द्वारा हुमायूँ के द्वारा 3 पन्ना पुस्तकालय बनवाया गया था। उससे सीढ़ियों से उतरते वक़्त उसका हुमायूँ का पैर फिसल जाता है, जिससे जिससे हुमायूँ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो मुगल साम्राज्य में अगला शासक आता है, वो अकबर आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अकबर के बारे में आपको बताएँगे। दोस्तों जब अकबर की बात करें तो अकबर का जो जन्म हुआ था, वो 1542 में हुआ था। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको हुमायूँ के बारे में बताया था कि जब जब दोस्तों हुमायूँ बिलग्राम का युद्ध हार गया था, तो आगरा से सिंध जाता है, सिंध पंजाब में जाता है। वहाँ पर दोस्तों यह 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी करता है और दोस्तों इसके बाद हमीदा बानो बेगम को दोस्तों यह अपने साथ नहीं ले जा पाता है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर अकबर हमीदा बानो बेगम के पेट में था। इसके बाद दोस्तों अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 में हुआ था। तो दोस्तों हमीदा बानो बेगम को यह पंजाब के जो राजा थे राणा बीरसाल, राणा बीरसाल के महल में यह हमीदा बानो बेगम को छोड़कर चला जाता है। हुमायूँ को दोस्तों राणा बीरसाल जो थे कुछ सैनिक देते हैं और इन्हीं कुछ सैनिकों के साथ दोस्तों यह हुमायूँ अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों इसके हुमायूँ के हुमायूँ के पास दोस्तों इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम अपने बच्चे यानी अपने अकबर के साथ हुमायूँ के पास जाती है। जब उस टाइम पर दोस्तों अकबर 8 महीने का था। उसके कुछ दिनों के बाद ही दोस्तों हुमायूँ का जो भाई होता है कामरान इस पर आक्रमण कर देता है हुमायूँ के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों कामरान अकबर को अपने कब्जे में ले लेता है और इसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों ये अकबर दोस्तों अकबर को अकबर के चाचा थे अस्करी की दोस्तों पत्नी थी सुल्तान बेगम। दोस्तों अस्करी की जो पत्नी थी सुल्तान बेगम को ये अकबर बहुत पसंद आता है। तो इस अकबर को दोस्तों ये सुल्तान बेगम ले लेती है और इसका लालन पालन पोषण करती है, क्योंकि दोस्तों अकबर शुरुआत शुरुआत में सुंदर भी था और दोस्तों इसके अकबर के शुरुआत की 3 साल अच्छी नहीं थी। ये संकट की 3 साल इसकी संकट की थी। इसके जब इसके कुछ सालों बाद यानी कि जब अकबर 5 साल का हुआ था दोस्तों, उस टाइम 5 साल के बाद ही ये पूर्ण रूप से हुमायूँ के पास रहा था। इस इससे पहले हुमायूँ इधर-उधर भटकता रहा था। जब दोस्तों इससे मैं बताऊँगा आपको, जब ये दोबारा से हुमायूँ अब अपने बेटे अकबर को छुड़ाता है कामरान से, तब ये पूर्ण रूप से हुमायूँ के पास आता है। और इसके बाद दोस्तों इसकी अकबर की जब बात करते हैं, इसका जो जन्म हुआ था, मैंने आपको बता दिया राणा बीरसाल के महलों में हुआ था 15 अक्टूबर दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। इसके जो बचपन का नाम था जलालुद्दीन था, जलाल इसको कहते थे दोस्तों। इसकी एक उपाधि थी जो कि जहांगीर ने दी थी, जिसका नाम था दोस्तों अर्श असियानी। अर्श असियानी एक उपाधि थी दोस्तों जो कि जहांगीर ने दी थी।
और दोस्तों अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक, जो कि सबसे बड़ा शासनकाल रहा था। मुगल साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा जिसका शासनकाल था वो अकबर का ही था, जो कि 1556 से 1605 तक रहा था। और इसका जो लालन पालन पोषण जो किया था वो सुल्तान बेगम ने किया था, जो कि अस्करी की पत्नी थी। मैंने आपको ये बता दिया था सुल्तान बेगम को ये अकबर बहुत पसंद आया था जब अकबर छोटा था। उस टाइम पर इसीलिए ये पसंद आया था, इसीलिए सुल्तान बेगम इसको अपने पास रखती है और इसका पालन पोषण करती है। और साथ ही में दोस्तों जो अकबर का दादाजी थे बाबर, बाबर की जो बहन थी वो खानज़दा बेगम थी। इस खानज़दा बेगम ने भी इसका पालन-पोषण किया था। ये भी दोस्तों दादी-बुआ के समान हुई खानज़दा बेगम, क्योंकि दोस्तों बाबर बाबर अकबर का बाबा हुआ यानी कि दादाजी हुआ, क्योंकि बाबर का बेटा था दोस्तों हुमायूँ और हुमायूँ का बेटा था अकबर। और दोस्तों साथ ही में इसका पालन-पोषण इसकी धाई माँ अनगा ने भी किया था। दोस्तों इस टाइम पर कहा जाता था कि जो भी छत्रंगड़ी कुल से संबंधित महिला महिला सम जो भी छत्रंगड़ी कुल से संबंधित हो, जो भी महिला हो, उसका स्तनपान करने से उसमें जो गुण होते हैं क्षत्रिय के वो गुण उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी सोच से दोस्तों धाई माँ को इसके यहाँ पर लाया गया था और इसका पालन-पोषण इस अनगा के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों इसकी जब बात करते हैं अकबर की, अकबर ने जो पहली शादी की थी, वो रुकैया बेगम से की थी। रुकैया बेगम कौन थी? मैं आपको बताऊँगा। रुकैया बेगम से शादी की थी 1551 में। रुकैया बेगम हिंदाल की बेटी थी। हिंदाल कौन था दोस्तों? हिंदाल अकबर का चाचा था। कौन था? चाचा था। अकबर 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 को दोस्तों इसी टाइम पर गजनी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। गजनी राज्य का इसको राज्यपाल भी बनाया गया था। मात्र उस टाइम पर दोस्तों ये 9 साल का था। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हुमायूँ हुमायूँ भारत में तो 1555 में आता है। इससे पहले तो दोस्तों हुमायूँ अपना निर्वासित जीवन जी रहा था। तो 1551 में दोस्तों हुमायूँ कहाँ होगा? अफ़गानिस्तान की तरफ। कहाँ पर था? अफ़गानिस्तान की तरफ। तो इसलिए अफ़गानिस्तान में ही जगह थी गजनी। तो गजनी का इसको राज्यपाल नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट वन मैंने ये आपको बताया 1555 के सरहिंद के युद्ध में इसको युवराज घोषित किया गया था। जब हुमायूँ आया था तो उसने सरहिंद का युद्ध सबसे पहले लड़ा था सिकंदर शाह सूरी से। उसको इसमें पराजित करता है। उसके उसी इसी युद्ध में सरहिंद के युद्ध में ही अकबर का हुमायूँ अच्छी तरीक़ा से कौशल देखता है, तो वहीं पर ये इसकी घोषणा कर देता है कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो अकबर होगा। बात करते हैं अकबर की माता का नाम। अकबर की माता का नाम दोस्तों हमीदा बानो बेगम था। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, जिनको रु मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता था। मरियम मकानी मरियम मकानी के नाम से जाना जाता था। यह एक उपाधि थी दोस्तों। यह एक उपाधि थी मरियम मकानी। अकबर के 3 पुत्र थे, जिसमें एक सलीम था, एक मुराद था और दानिया। इन तीनों की मृत्यु जो हुई थी, वो मदिरा सेवन करने से हुई थी। ये दोस्तों हालाँकि जो अकबर भी स्टार्टिंग के जो दिन थे, अकबर भी मदिरा पान करता था स्टार्टिंग के दिनों में। बाद में इसको दोस्तों बाद में इसने अपना सही से जीवन जिया। जो जो लास्ट स्टार्टिंग में शुरुआती दिनों में दोस्तों बहुत बड़ा शराबी था। लेकिन इसके जीवन में बाद में परिवर्तन भी आए थे बहुत सारे और शासन करना भी इसने सीखा। इसके लिए दोस्तों एक टीचर रखा गया था, अब्दुल लतीफ़। दोस्तों कहा जाता है कि अकबर अनपढ़ था। दोस्तों अकबर अनपढ़ था। इसीलिए इसके लिए एक अब्दुल लतीफ़ नाम का एक शिक्षक लाया गया था, जो कि दोस्तों इसको पढ़ाने में असफल रहा। इसको दोस्तों ये पढ़ा नहीं पाया। अकबर को यह पढ़ा नहीं पाया अब्दुल लतीफ़, यह पढ़ाने में असफल रहा और दूसरे इसके शिक्षक रखे थे सिराजी। दोस्तों सिराजी ने इसको धार्मिक शिक्षा के बारे में ज्ञान दिया।
धार्मिक शिक्षा के बारे में ज्ञान दिया। जो भी दोस्तों धार्मिक बातें आती थी, वो इसने अपने शिक्षक सिराजी से ही सीखी थी। किससे सीखी थी? सिराजी से। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसका जो राज्याभिषेक अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कन्नौर में ईंटों के सिंहासन पर हुआ था 1556 में। और दोस्तों इस विधि को जो पूरा किया था वो अब्दुल अब्दुल कासिम ने पूरा किया था, और इसका जो संरक्षक था वो बैरम खां था। दोस्तों इससे पहले मैं बताऊंगा आपको समझना होगा सही से कि इसका ईंटों पर सिंहासन क्यों किया गया था। ईंटों पर सिंहासन क्यों किया गया था, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों जब दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों जब शासन था हुमायूं का, तो दोस्तों जब हुमायूं जब 1556 में इसकी जब दिल्ली में मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पर दोस्तों अकबर जो था वो पंजाब में था। कहाँ था दोस्तों? अकबर जो था पंजाब में था, और यहाँ ये दिल्ली है। तो दोस्तों इसकी जब हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु का दोस्तों जो संदेश जो मैसेज देने गया था अकबर को, वो बैरम खान देने गया था। बैरम खान यहाँ दोस्तों पंजाब में कौन था? अकबर। दोस्तों कहा जाता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु को दोस्तों 17 दिनों तक छिपा के रखा था। 17 दिनों तक दोस्तों पता नहीं चलने दिया था कि इसकी मृत्यु भी हुई है। तो दोस्तों इसके राज दरबारों से मैसेज आते थे बाहर बाहर की जनताओं में कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों इसकी जनता इस भड़क उठी थी कि हमको अपने राजा के दर्शन करने हैं। तो इस टाइम पर दोस्तों एक झरों का दर्शन होता था। झरों का दर्शन दोस्तों होता था इसमें, जैसे कि महल में एक सेपरेट जगह बनाई जाती थी, उसमें राजा आता था और अपने प्रजा को देखता था, हालचाल पूछता था। तो वही दर्शन होता था दोस्तों, उसी को झरों का दर्शन कहा जाता था। तो दोस्तों जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो इसका एक इसी 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 की तरह हुमायूं की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम था दोस्तों जिसका नाम था मुल्ला बेकेसी। दोस्तों मुल्ला बेकेसी को ही दिखाया गया था। तो जनता को भरोसा हुआ कि राजा अभी जिंदा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति था, हेमू। दोस्तों हेमू के कुछ गुप्तचर थे। तो दोस्तों हेमू के गुप्तचर थे, इन गुप्तचरों को दोस्तों पता चल गया था, इन गुप्तचरों के द्वारा हेमू को पता चल गया था कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। तो हेमू क्या करता है दोस्तों, अपने आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ के सरदारों को इकट्ठा करता है। वहाँ के सरदारों को, बहुत सारे सरदारों को इकट्ठा करता है और अपनी एक सेना बनाता है। दोस्तों जब इसने अपनी सेना बनाई थी, तो इसने जो सेना बनाई थी वो इसकी 1.5 लाख सेना थी, और 1500 दोस्तों इसने अपने पास हाथियों को इकट्ठा कर लिया था। दोस्तों क्यों कर लिया था? क्योंकि यहाँ पर हुमायूं तो मर चुका है, तो ये दिल्ली पर आक्रमण करता है। हुमायूं दिल्ली पर आक्रमण करता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि जब बैरम खां अकबर को मैसेज देने गया था, तो बैरम खां यहाँ पर एक मुगल काल का मुगल साम्राज्य में एक व्यक्ति था, बहुत मुगलों का एक वफादार था, सबसे प्रिय जो एक व्यक्ति था उसको छोड़ के गया, जिसका नाम था टार्डी। तो दोस्तों टार्डी को जब यह पता चला कि यह हेमू आक्रमण करने वाला है दिल्ली पर, तो ये टार्डी यहाँ से छोड़ के भाग जाता है। ये दोस्तों यहाँ से छोड़कर भाग जाता है और दिल्ली में यह मैसेज छोड़ता है कि दोस्तों, और इसके जो अमीर थे दिल्ली में उनसे सबसे कहता है कि अब यहाँ पर अपना इस्लाम बहुत खतरे में, अब यहाँ से भागते हैं, अब यहाँ पर हिंदू शासन स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों टार्डी क्या करता है? टार्डी कहता है कि अब हमको पंजाब में आकर बस जाना है। पंजाब में मतलब यहाँ पर सिंध की तरफ, सिंध पाकिस्तान जो है, सिंध की तरफ इस वाले क्षेत्र में हमको बस जाना है।
लेकिन दोस्तों इस इसका इसका मैसेज इस बैरम खां को पता चलता है। बैरम खां क्या करता है, इस टाडी के शिविर में किसी को भिजवाकर इसकी मृत्यु करवा देता है। टाडी की मृत्यु करवा देता है और इससे इसको मैसेज देता है जो भी अमीर थे, यहाँ पर जितने भी अमीर थे टाडी के, और इन टाडी के अमीरों को अपनी तरफ दोस्तों बुलाता है और अपनी एक मीटिंग करता है। दोस्तों अब मैं आपको नीचे वाले पार्ट में बताता हूँ। जब बैरम खां इन अमीरों को बुलाता है और इनकी एक मीटिंग लेता है, तो दोस्तों यह धीरे-धीरे लोगों से जुड़कर अपनी भी 20,000 की एक सेना बना लेता है। और इधर दोस्तों हेमू ने 1.5 लाख और 1500 हाथियों के साथ दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि दोस्तों इसने 7 अक्टूबर 1556 में दिल्ली की गद्दी पर आ गया था। इसके बाद दोस्तों बैरम खां अकबर को बहुत समझाता है, बहुत कुछ कहता है। इसके बाद दोस्तों ये जो 1 महीने के बाद 5 नवंबर 1556 में पानीपत के युद्ध में ये लोग मिलते हैं। यहाँ पर इनका युद्ध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अकबर था, अकबर के पास दोस्तों बैरम खान ने 5,000 सेना को छोड़ा था और यहाँ खुद दोस्तों बैरम खान था। और दोस्तों यहाँ पानीपत के युद्ध में यहाँ पर दोस्तों इधर की तरफ हेमू की सेना थी और हेमू बीच में था और यहाँ पर ये बैरम खान था। जब युद्ध होता है बहुत घंटों तक जब युद्ध होता है तो दोस्तों इस हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है। हेमू की आंख में जब तीर लग जाता है तो इसके सैनिकों में मैसेज आता है कि हेमू की मृत्यु हो गई। हेमू की मृत्यु यानी कि मौत हो गई। तो इसकी सेना में हलचल हो जाती है, शोर शराबा हो जाता है। तो इसकी सेना इधर उधर तितर बितर होने लगती है हेमू की। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ देर के बाद पूरी इसकी हेमू की सेना बैरम खां की तरफ चली आती है। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो पानीपत का ये जो युद्ध हो रहा था, यह पानीपत का दूसरा युद्ध था। इसमें दोस्तों जब हेमू की मृत्यु हो जाती है और अकबर की जब इसमें जीत होती है, इसमें हेमू की जब मृत्यु हो जाती है और अकबर की ये जीत होती है, तो यहीं से दोस्तों मुगल काल पुनर्जीवित दोबारा से होता है। दोस्तों यहीं इसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य दोबारा से पुनर्जीवित होता है। तो वही दोस्तों हमारे पॉइंट थे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इसको ईंटों पर ही बैठाल के इसको इसीलिए दोस्तों ईंटों के सिंहासन पर बैठाल कर इसको यहाँ पर शपथ दिलवाई गई थी। तो मैंने आपको बता दिया पानीपत का जो युद्ध था दोस्तों 5 नवंबर 1556 में हुआ, जिसमें दोस्तों अकबर जीता और हेमू इसमें दोस्तों हेमू की हार होती है, जिसका पूरा नाम है हेमराज विक्रमादित्य, जो कि दोस्तों अली आदिल शाह का सेनापति था। अली आदिल जो था दोस्तों, अली आदिल शाह जो था वो सूरी वंश का था। इसका ही सेनापति था हेमू। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट पॉइंट है 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। क्योंकि दोस्तों जब ये दिल्ली की गद्दी पर हेमू आ गया था तो इसने 7 अक्टूबर 1556 में स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। इसी प्रकार हेमराज यानी कि हेमू दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों जब बैरम खां नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बैरम खां 1556 से 1560 तक संरक्षण करता है अकबर का। और फिर बाद में दोस्तों 1561 में महामनगा के कहने पर इस बैरम खां को मक्का भेजा गया था। दोस्तों थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर बात है कि इसको मक्का क्यों भेजा गया था, क्योंकि दोस्तों इसका एक रीजन था। बैरम खां जो था जब जब दोस्तों हुमायूं 1555 में भारत में आया था, तो दोस्तों इसका भी जो मेन सर्वश्रेष्ठ नेता जो था, जिसका श्रेय जाता है हुमायूं के भारत में आने में, वो बैरम खां ही को जाता है। क्योंकि बैरम खां इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। बैरम खां की देन है कि यह हुमायूं भारत आ सका। और दोस्तों फिर उसके बाद 1556 में
1556 में भी जो अकबर जीता था दोस्तों, अकबर जो जीता है वो भी बैरम खां की वजह से ही जीत पाया था, वरना अकबर नहीं जीत पाता। इसलिए दोस्तों जो दोनों ये हुमायूं जो भारत में आया और जो अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत सका, वो दोनों में दोस्तों बैरम खां ही मेन हीरो था। दोस्तों जो मेन हीरो जो था बैरम खां ही था। तो दोस्तों इसलिए जब ये हीरो जब बन गया था तो यह अपने दरबार में अपनी चलाने लगा था। वैसे भी दोस्तों इसको चलानी भी चाहिए क्योंकि यही मेन है, क्योंकि 1555 में भी इसी को बैरम खां ही मेन था, 1556 में भी बैरम खां मेन था। तो वास्तविक तरीका से देखा जाए तो शासन तो ये इसी को चलाना चाहिए, दिल्ली गद्दी पर इसी को ही बैठना चाहिए। तो ये दोस्तों चला भी रहा था। यहाँ तक कि दोस्तों कहा जाता है जब अकबर को कुछ रुपए की जरूरत भी होती थी, छोटी से रुपए या छोटा धन की भी जरूरत होती थी, तो अकबर भी इससे मांगता था। हालांकि अकबर यहाँ पर युवराज भी था, उसको युवराज घोषित कर दिया गया था। इसीलिए दोस्तों ये सब महामनगा हो गई और हमीदा बानो बेगम हो गई, ये सब इसको बैरम खां को यहाँ से दिल्ली की गद्दी से हटाना चाह रहे थे, यहाँ से भगाना चाह रहे थे। तो इन लोगों ने अकबर से कहा कि इसको इसको दोस्तों वो इसको भगा दिया जाए। और दोस्तों ये बैरम खान जो था यह शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखता था। बैरम खान जो था बैरम खान जो था दोस्तों शिया शिया मुस्लिम एक मुस्लिम में संप्रदाय होता है। तो ये बैरम खान शिया से संबंधित था और जो भी इसके दरबार में सुन्नी सुन्नी मुस्लिम रहते थे वो भी इसके खिलाफ हो गए थे। इसी तरीके से दोस्तों और बैरम खान से बहुत पूरा दरबार ही खिलाफ हो गया था और इस प्रकार अकबर ने बैरम खां को मक्का भेजा था। इसमें एक रीजन था महामंगा ने क्यों भेजा था दोस्तों, क्यों कहा था, इसका भी आगे मैं बताऊंगा। दोस्तों बैरम खां का जो अदर नाम है वो खान बाबा के नाम से भी बैरम खां को जाना जाता था। तो महामनगा जो थी महानव अनगा चाहती थी कि मेरा बेटा आदम खां इस दिल्ली की गद्दी पर बैठे। दोस्तों यह महामनगा अपने पुत्र को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाह रही थी, इसलिए इसने बैरम खां को भगाया था। और साथ ही साथ में ये महामनगा भी इसमें सम्मिलित थी, आदम खां भी सम्मिलित था और अकबर की जो माता जी थी हमीदा बानो बेगम, दोस्तों यह भी चाह रही थी कि ये बैरम खां यहाँ से हट जाए। और हमीदा बानो बेगम चाह रही थी कि मेरा पुत्र अकबर ही इस गद्दी पर ही चलाए, अकबर ही इसको चलाए। तो इस प्रकार ये तीनों हमीदा बानो बेगम और महामनगा और आदम खां ये तीनों ही लोग बैरम खां को भगाना चाह रहे थे दिल्ली से। इसलिए दोस्तों बहुत लोग खिलाफ हो गए बैरम खां के, इसलिए अकबर ने इनको बैरम खां को दिल्ली से भेज दिया और कहा कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी रहते हो तो मैं आपको टैक्स भी दूंगा, अब रुपए भी दूंगा, खर्चा भी दूंगा और वहाँ पर एक तुमको जागीर भी दूंगा, आप जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। लेकिन दोस्तों बैरम खान ने डिसाइड किया कि मैं मक्का में ही जाऊंगा, तो इस तरीके से बैरम खान मक्का मक्का चला जाता है। और दोस्तों इसकी एक दूसरी भी धायमा थी जिसका जीजी अनगा था। जीजी अनगा का भी दोस्तों इसने स्तनपान किया था अकबर ने। जीजी अनगा का जो पुत्र था दोस्तों मिर्जा अजीज कोका। जीजी अनगा जीजी जो अनगा थी दोस्तों यह भी चाहती थी कि मेरा पुत्र अजीज कोका भी दिल्ली की गद्दी पर बैठे। लेकिन दोस्तों इसको अकबर ना अपने महलों की जो दीवार थी वहां से इसको धकेल देता है नीचे। तो इस प्रकार अजीज कोका की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अजीज कोका को अकबर ने खाने खाने आजम की उपाधि दी थी। और जी ये जो आदम खान जो दोस्तों था इसका अकबर का दूध मुहा भाई था। कौन था ये? अकबर का दूध मुहा भाई था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, बैरम खान जब मक्का जा रहा था उस टाइम पर दोस्तों बैरम खान को मुबारक खान घेर लेता है पाटन गुजरात में। इसको दोस्तों क्यों घेरा था? क्योंकि इसकी भी एक स्टोरी है। 1555 में दोस्तों हुमायूं के साथ ये बैरम खां था, तो बैरम खां ने सर हिंद के युद्ध में दोस्तों मुबारक खां के पिताजी को मार डाला था। क्या किया था? मुबारक खां के जो पिताजी थे उसको बैरम खां ने सर हिंद के युद्ध में मार डाला था। इसी का बदला लेने के लिए मुबारक खां ने
बैरम खां को अकेले देखकर बैरम खां को मार दिया था। क्योंकि दोस्तों बैरम खां अकेले जा रहा था मक्का में, मक्का के लिए, तो गुजरात पाटन से होते हुए जा रहा था। इसलिए बैरम मुबारक खान ने इसको देखा कि अकेला जा रहा है, इसलिए इसको घेर के इसको मार डाला। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, सलीमा बेगम से दोस्तों अकबर ने शादी की थी। और उसके पुत्र को दोस्तों, उसके पुत्र अब्दुल अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि, खाने खाना का एक दर्जा दिया था। दोस्तों खाने खाना क्या था? खाने खाना दोस्तों एडवोकेट होता है, यानी कि वकील का एक दर्जा दिया था। इसके दोस्तों एक रीजन था कि अकबर ने सलीमा बेगम से शादी क्यों की। दोस्तों अकबर ने सलीमा बेगम से इसलिए शादी की थी क्योंकि दोस्तों बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, दोस्तों बैरम खां से इसके दरबार में बहुत लोग खिलाफ हो गए थे, बहुत लोग खिलाफ हो गए थे। इसीलिए दोस्तों खिलाफ हो गए, इसके बैरम खां के जब लोग बाग खिलाफ हो गए थे तो अकबर अकबर नहीं अकबर को ऐसा लगा कि इसके दरबार में रहने वाले लोग कहीं बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम की कोई बेइज्जती ना करे, कोई इसको परेशान नहीं करे। तो दोस्तों इसीलिए जब जब सोचा कि अकबर, जब मैं इससे अकबर यानी कि अकबर जब शादी कर लेगा तो लोग फिर ये सोचेंगे कि ये अकबर की पत्नी है। तो इसको सोचकर ये लोग, इसको कोई परेशान नहीं करेगा और दरबार में एक अच्छी तरीक़ा से इसको सलीमा बेगम को इज़्ज़त मिलेगी। इसलिए दोस्तों अकबर ने इससे शादी की थी और कोई ज़्यादा कोई रीज़न बड़ा था नहीं दोस्तों। इसकी जो जब बैरम खां की जब हत्या हो जाती है तो अकबर के 2 प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें एक महामनगा एक थी खुद और एक सियाबुद्दीन था। इसके जब अकबर के हम वर्क की बात करते हैं, इसके जो कार्य थे, कार्य में सबसे पहले दोस्तों 1560 से लेकर 1562 में इस इसको दोस्तों पेटीकोट का शासन कहा जाता था। दोस्तों ये जो महामनगा जो थी, यह इस टाइम पर 1560 से लेकर 1562 में जितनी भी राजनीति और जो भी दोस्तों राजनीति से संबंधित जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो महामनगा अनगा अनगा ही लेती थी। इसलिए दोस्तों इन 2 सालों को पेटीकोट का शासन कहा गया था और ये स्त्री थी इसलिए स्त्री शासन इसको कहा गया और पर्दा शासन कहा गया। तो दोस्तों ये हरम दल भी इसको कहा गया था। ये 2 साल का जो शासन था, ये हरम दल भी इसको कहा गया। हरम दल दोस्तों क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि दोस्तों हरम दल में एक राजा जो होता है वो स्त्रियों के बीच में फंसा हुआ रहता है, स्त्रियों के बीच में फंसा हुआ होता है, स्त्रियों के बीच में फंसा हुआ होता है दोस्तों, और उसको शासन से कोई मतलब दोस्तों होता नहीं है, इसलिए इसको हरमदल कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं 1562 में ही अकबर हरमदल को समाप्त कर देता है। हरमदल को दोस्तों यह 1562 में समाप्त कर देता है। इसके बाद जब नेक्स्ट बात करते हैं, और फिर दोस्तों जब ये इसको अकबर हरमदल को जब समाप्त करता है तो इसका जो वास्तविक काम स्टार्ट होता है, जब ये अकबर अपना काम स्टार्ट करता है तो वो 1562 से करता है। इसने दोस्तों बाल विवाह और दास प्रथा और सती प्रथा को खत्म किया था। दोस्तों सती प्रथा 1829 में तो सरकार के द्वारा अवैध घोषित हो गई थी। 1829 में ही दोस्तों सरकार के द्वारा अवैध घोषित हो गई थी। दोस्तों ये सती प्रथा जो इसने खत्म की थी वो इसने दिल्ली के क्षेत्र से खत्म की थी। दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र था दोस्तों, दिल्ली से ही इसने सती प्रथा का खत्म किया था। इसके बाद दोस्तों 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर खत्म किया था और 1564 में जजिया कर खत्म किया था। इसी इसी टाइम पर 1564 में अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था जो कि उजबेक ने किया था। दोस्तों इसके जो इसको उस इसे आप याद रख सकते हो 1562 और 1364 में जो इसने किया था, जैसे इसको दतीज के नाम से याद रख सकते हो, दतीज। दास है दोस्तों 1562 में दास प्रथा और 63 में तीर्थ यात्रा, जा से 64 में जा से जजिया कर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट इसका जो काम था 1575 में दोस्तों इबादत खाना का निर्माण करता है।
इबादत खाना क्या थी दोस्तों, इसमें धार्मिक चर्चाएँ हुआ करती थी। यह सिर्फ़ धार्मिक चर्चाओं के लिए ही इबादत खाना बनवाया गया था, जिसे चर्चाघर कहते हैं, और यह हर बृहस्पतिवार को हुआ करती थी। जो भी धार्मिक चर्चाएँ हुआ करती थी, वो हर बृहस्पतिवार को हुआ करती थी। दोस्तों जब ये यहाँ पर अकबर क्या करता था कि जो भी किसी जैसे हिंदू धर्म है, जो अलग-अलग धर्म है, उन धर्मों के बारे में ये अकबर जानना चाहता था। इनके अलग-अलग धर्मों के गुरुओं को बुलाता था और उनसे ये बातें उनकी बहुत गौर गौर से सुनता था, बहुत ध्यान से सुनता था और उनको दोस्तों फ़ॉलो भी करता था, कुछ बातों को फ़ॉलो करता था। इस तरीके से दोस्तों अलग-अलग धर्म से जो गुरु आए थे, पहले जैन धर्म से जो गुरु आए यहाँ पर इबादत खाना में आए थे दोस्तों, सबसे पहले शांति चंद्र आए थे जो प्रमुख थे, और एक भानुचंद्र, एक विजय सेन सूरी और एक हरविजय सूरी। दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शांति चंद्र, भानुचंद्र और विजय सेन सूरी और हरविजय सूरी। इसी तरीके से ईसाई से गुरु कुछ गुरुओं से मिला, जिनमें सबसे प्रमुख जो थे मोना सेठ थे। कौन थे दोस्तों? मोना सेठ। और हिंदू गुरु से जो मिला था, इसमें प्रमुख थे जो पुरुषोत्तम दास। इस तरीके से दोस्तों इसने जैन धर्म के गुरुओं से भी इबादत खाना में चर्चाएँ की, और ईसाई गुरुओं से भी ये मिला, और हिंदू गुरुओं से भी यह मिलता है। और 1579 में यह मजहर की घोषणा करता है। इस मजहर की घोषणा में ही दोस्तों कहता है कि जो सम्राट आदेश लेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। इसमें दोस्तों क्या होता था कि जैसे कि इसमें एक धर्म, मतलब अलग-अलग धर्मों में दोस्तों कंट्राडिक्शन हो जाते थे कि कोई कहता था इस धर्म में ये है, कोई कहता था इस धर्म में ये है। तो अकबर ने क्या कहा कि ना तो तुम्हारा कुछ माना जाएगा, ना इसका माना जाएगा, जो मैं कहूँगा वो ही सब कुछ माना जाएगा, जो वो ही सत्य होगा। इसी को ही दोस्तों इसने मजहर की घोषणा कहा कि जो मैं कहूँगा, जो सम्राट का आदेश होगा, वो ही मान्य होगा, वो ही सबसे ऊपर होगा। नेक्स्ट जो काम करता है दोस्तों, 1582 में अकबर दहसाला प्रथा की शुरुआत करता है। दहसाला प्रथा क्या थी दोस्तों? इसमें दोस्तों हर 10 साल में दोस्तों ज़मीनों पर क्या उत्पादन किया गया है, क्या उत्पादन हुआ है, क्या-क्या फसल हुई है, उनका 10 सालों का अध्ययन किया जाता था। 10 सालों के अंदर क्या-क्या हुआ है ज़मीनों पर, तो उसका अध्ययन इसमें किया जाता था, इसलिए इसने दहसाला प्रथा स्टार्ट की, जो कि दोस्तों टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी। टोडरमल को ही वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अकबर के टाइम पर दोस्तों टोडरमल को वित्त मंत्री का पद दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 18 जून 1576 में दोस्तों एक युद्ध होता है, बहुत ही दोस्तों खतरनाक हुआ था, जिसको बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में, जो कि दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। अब महाराणा प्रताप की ओर से जो दोस्तों नेतृत्व कर रहा था वो हकीम खां, और राणा कुंजा सोलंकी और भामाशाह। दोस्तों महाराणा प्रताप की तरफ से जो नेतृत्व में था वो मुस्लिम था, और दोस्तों अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो मानसिंह था, जो कि एक हिंदू था, और एक आसफ खां। तो दोस्तों अकबर की तरफ से 2 नेतृत्व कर रहे थे, मानसिंह और आसफ खां, और हकीम खां, और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां और राणा कुंजा सोलंकी और भामाशाह। इस तरीके से दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों यह युद्ध हुआ तो था, पर यह अ, अनिर्णायक रहा था। इसका कोई निर्णय नहीं किया गया। इसमें दोस्तों पता नहीं चला था। अनिर अनिर्णायक रहा दोस्तों यह युद्ध। इसमें दोस्तों यह नहीं पता चला कौन जीता, कौन नहीं जीता। अलग-अलग इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं, इसलिए दोस्तों यह अनिर्णायक रहा था। दोस्तों इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में इतना सारा पढ़ा है। अगर ये दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जो कि हमारे हिंदुस्तान के गौरवशाली रहे। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।